हेलो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्गोरिदम उसके परफॉर्मेंस के विषय में डिस्कशन किया था। वाई एल्गोरिदम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नीडेड। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल in operating system scheduling and what is the pros and cons of different algorithm used in operating system। सबसे पहले अगर एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो ये सारे एल्गोरिदम शेड्यूलिंग के लिए है, जिसमें सबसे पहला और सबसे सिंपल एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है कि मान लेते हैं एक हमारे पास क्यू है, इस क्यू में हम डेटा को लाएंगे और इस तरह से हम बोल सकते हैं सीरियल इन सीरियल आउट का कॉन्सेप्ट बेसिकली काम करेगा। P1, P2, P3, P4, P5, अगर हम 5 एल्गोरिदम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आया था? P1 आया था। ये मूव करके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से रन होने के लिए CPU अलॉट करेंगे इसको। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रीएम्प्टिव कल हम लोग देखे थे कि हम जो भी शेड्यूल बनाएंगे वो या तो प्रीएम्प्टिव होगा या नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब है कि एक बार अगर प्रोसेस सीपीयू के अलॉट कर दिया गया, मतलब ये प्रोसेस अगर यहाँ आया तो जब तक ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो तब तक दूसरे प्रोसेस को हम अलॉट नहीं करेंगे। ये P1 के लिए अलॉट किया गया तो P1 ही काम करेगा, चाहे जितना भी समय लगे उसको प्रोसेस होने में। P1 के आउट होने के बाद फिर हम नेक्स्ट शेड्यूल को देंगे। मतलब नाम से ही पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले जो प्रोसेस आएगा पहले सर्विस मिलेगी, फिर उसके बाद नंबर 2 में आएगा तो नंबर 2 में सर्विस मिलेगी, नंबर 3 में आएगा तो नंबर 3 में सर्विस मिलेगी। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। मतलब एक प्रोसेस को अगर कोई भी प्रोसेस सीपीयू को अलॉट कर दिया गया तो उसके कंप्लीशन तक दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता है। सीपीयू को शेयर नहीं कर रहे हैं हम केवल उनके अराइवल ऑर्डर के हिसाब से सीपीयू अलॉट कर रहे हैं। इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, इनके विषय में अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे जो अगले लेक्चर में करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइप के शेड्यूलिंग, एक एक शेड्यूलिंग पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके प्रॉस कॉन पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप किसी भी शेड्यूल को करने के पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास 3 टर्म है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। इसके अलावा 2 टर्म जो सीपीयू यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट का है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन अभी हम बात करें तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। और इस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में पहले आए हुए प्रोसेस को हम पहले सीपीयू अलॉट करेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर एंड सो ऑन। तो ये सबसे सिंपल, सब इसमें कोई विशेष हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यू बना करके हम सिस्टम को अलॉट करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोसेस हमारे पास आएंगे वैसे वैसे हम सर्विस देंगे। अब उसके बाद दूसरा शेड्यूल हमने बनाया है जिसको बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फॉर फर्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा सा गौर से देखें। अब यहाँ पर एक प्रोसेस हमने दिखाया है, इसमें अराइवल टाइम अभी हमने कुछ नहीं दिखाया है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस एक ही समय में आए सीपीयू में। तो सीपीयू में अगर एक ही टाइम में 3 प्रोसेस आ जाए, अगर रेडी क्यू में हो 3 प्रोसेस,
तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? शॉर्टेस्ट फर्स्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है कि इन तीनों ही प्रोसेस को जो हमारे पास आए हुए हैं, इसमें फर्स्ट प्रोसेसिंग किसको मिलेगा? तो स्वाभाविक है, पहले P2 को हम देंगे, देन P3 को हम प्रोसेस देंगे, अब तब P1 का नंबर आएगा। जबकि पहले केस में अगर हम बात करें प्रोसेस के अराइवल के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या था, इसी के ठीक ऊपर अगर हम बना लें प्रोसेस, तो P1 को पहले दे रहे थे, P2 को दे रहे थे, फिर P3 को दे रहे हैं। आज ये दोनों ही शेड्यूल जो है वो नॉन प्रिमिटिव मोड में काम करता है। नॉन प्रिमिटिव मोड कहने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी अगर पहले हम शॉर्टेस्ट जॉब को अलॉट कर देते हैं, यदि उसके बाद इसके ऑपरेशन में आने के बाद कोई दूसरा शॉर्टेस्ट जॉब आ जाए, तो किसी भी परिस्थिति में हम उस ऑपरेशन को, उस डिवाइस को, उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते हैं CPU, क्योंकि हमारा मोड ही है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का कहने का मतलब है एक बार अगर CPU अलॉट कर दिए तो अब जब जितना भी समय लगे उस प्रोसेस के कंप्लीशन का, टर्मिनेशन का, एग्जिट होने का हम वेट करेंगे, और जब वो एग्जिट होता है तब फिर दूसरे प्रोसेस की बात होगी। हाँ, प्रोसेस अलॉट करने में हम ये व्यवस्था रखते हैं कि जहाँ पर हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात किए। जब भी अलॉट करेंगे तो अलॉट करने के पहले हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में जो जिसका कम का रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को हम पहले देंगे। इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का दो मोड ऑफ ऑपरेशन, दो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा ये नॉन प्रिमिटिव था, और यहाँ पर तीसरी कंडीशन में आप देखिए प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब होता है, इसमें प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ पर अब हम जब चाहें तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। जरा सा देखिए क्या करते हैं। मान लेते हैं हमारे ये 3 प्रोसेस हैं, ये अलग अलग टाइम में आए हैं। मान लेते हैं 0 टाइम में ये था, 2 में आ गया, और ये 3 में आया। जरा गौर से देखें। सबसे पहले अगर हमारे पास प्रोसेस आया है P1, तो P1 को हम चलाएंगे, लेकिन ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रिमिटिव के केस में तो P1 पूरा चलेगा, लेकिन यहाँ पर P1 को हम उतने देर तक नहीं चलाएंगे, हम तभी तक चलाएंगे जब तक कि हमारे पास P2 नहीं आ जाए। मतलब 0 से 2, अगर हम मिली सेकेंड की बात करें यहाँ पर, तो मिली सेकेंड की बात करें तो 2 मिली सेकेंड के बाद इस प्रोसेस को हम वापस यहाँ से रिटर्न करेंगे और हम फिर P1 को लेके आएंगे। P1 का रिक्वायरमेंट ही 2 मिली सेकेंड है, वो काम करेगा। इसके बाद जब इससे हम बाहर निकलेंगे तो हम शॉर्टेस्ट जॉब की बात करेंगे, और शॉर्टेस्ट जॉब की बात करेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से P3 का नंबर आएगा। P3 कंप्लीट चलेगा, फिर P1 को हम ऑर्डर देंगे। मतलब हमने टर्मिनेट किया P1 को एक निश्चित टाइम के लिए, फिर हम उसको प्रोसेस से बाहर कर दिए। इस शेड्यूलिंग का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। इसी को हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। इस नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि जो बचे हुए टाइम शेड्यूल है उनके में हम जो शॉर्टेस्ट जॉब होगा उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। यही से प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूल का मतलब ही है कि किसी भी प्रोसेस को हम तब तक अलॉट करेंगे CPU जब तक कि उससे हायर प्रायोरिटी का कोई नहीं आ जाए, और अगर हायर प्रायोरिटी आ जाता है, कंडीशन कुछ भी हो, यहाँ पर हमने शॉर्टेस्ट जो बस टाइम की बात की है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम की बात की है,
तो जिसको जो शॉर्टेस्ट होगा उसको पहले सर्विस देंगे और लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट वाले प्रोसेस को हम टर्मिनेट निकालते रहेंगे, उनको वेट स्टेट में या रेडी क्यू में वापस भेजते रहेंगे और हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये तरीका है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग नंबर 4 है प्रायोरिटी। इसमें हम टाइम की बात नहीं करते, बस टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है। हमने हर शेड्यूल के साथ उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया है। हर प्रोसेस को एक निश्चित प्रायोरिटी की बात करते हैं और जिस प्रायोरिटी जो ही हायर प्रायोरिटी का कोई भी प्रोसेस आता है तो लोअर प्रायोरिटी को इमीडिएट हम टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट नहीं इसको बोलेंगे, उसको वेट स्टेट या रेडी स्टेट में वापस भेज देंगे। मतलब सीपीयू एलोकेशन से हम बाहर करते हैं उसको और कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे और हायर प्रायोरिटी को हम सीपीयू अलॉट करेंगे। हायर प्रायोरिटी का सीपीयू जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक लोअर प्रायोरिटी का नंबर नहीं आएगा। कई बार ऐसी भी बातें आ सकती है कि P1 चल रहा था, P1 के बाद P2 का नंबर आया, P2 से भी हायर प्रायोरिटी कोई और आ गया, फिर P2 को भी हम रेडी क्यू या वेट स्टेट में भेज देंगे। मतलब हमारे प्रोसेस टाइम में हमारे पास जो CPU है जिसको हम यूज करना चाहते हैं शेयरिंग मोड में, तो सबसे पावर जो है, सबसे पावरफुल जो जिसका दावा बनता है CPU पर, उस प्रोसेस का होगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। मतलब हायर ऑर्डर की बात ये करता है और हायर ऑर्डर को पहले प्रेफरेंस देंगे। प्रायोरिटी का मतलब ही है कि प्रेफरेंस देना। भाई हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा उसको हम प्रोसेस के लिए भेजेंगे और उसे लोअर प्रायोरिटी है उसको इमीडिएट हम हटाएंगे वहाँ से। तो इस तरह के शेड्यूल को हम बोलते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अब समय का रिक्वायरमेंट होता है। कई बार मशीन में ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम प्रायोरिटी का ध्यान रखते हैं और प्रायोरिटी के बगैर काम नहीं कर सकता है। तो कहीं कहीं जब भी हम शेड्यूलिंग बनाते हैं तो प्रायोरिटी का भी ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा अगर बहुत ही अर्जेंट कोई प्रोसेस है तो उसको हम इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद नंबर 5 जो है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ये कंप्लीटली प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। ये सारे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, चाहे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट की बात हो, प्रायोरिटी की बात हो, राउंड रॉबिन की बात हो, मल्टी लेवल क्यू की बात हो, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की बात हो, ये सारे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। मतलब दो ही प्रोसेस ऊपर में है जो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है, बाकी सारे प्रीएम्प्टिव मोड में काम करते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि हम किसी प्रोसेस को तब तक एलोकेट करेंगे, एक निश्चित उनको हम टाइम स्लॉट एलोकेट करेंगे और सबको बराबर का मौका देंगे। यहाँ पर अब इसी बात को अगर देखा जाए तो एक निश्चित हम टाइम एलोकेट करेंगे। जैसे P1 को हमने दिया तो P1 को पूरा चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित टाइम तक अगर 2 मिलीसेकेंड का समय है तो इनको देंगे, फिर P2 को लाएंगे, 2 मिलीसेकेंड P2 को देंगे, फिर उसके बाद P3 को मौका देंगे, फिर P1 को मौका देंगे, फिर P2 का रिक्वायरमेंट ही 2 मिलीसेकेंड अगर चला जाता है तो फिर P3 को देंगे, फिर P1 को देंगे। इस तरह से मतलब ये सबके लिए बराबर का अवसर प्रोवाइड करता है। राउंड रॉबिन बहुत ही पॉपुलर शेड्यूलर है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को बारी बारी से एक निश्चित टाइम इंटरवल पर एक टोकन के आधार पर हम सबको CPU टाइम एलोकेट करेंगे और जिससे हमारा प्रोसेस है, ये इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा इमीडिएट मिल जाता है। हमारा काम भले ही पार्ट बाय पार्ट हो लेकिन हमें मौका मिलता है, सबको बराबर का मौका मिलता है। और ये बहुत पॉपुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी इसमें आते हैं, एग्जामिनेशन में भी जनरली पूछे जाते हैं। और राउंड रॉबिन शेड्यूलर में एक बात यही हमको ध्यान में रखना है कि सारे प्रोसेस को हम 1 बाय 1 बराबर का मौका देंगे और उसमें जो भी टाइम एलोकेट होगा सबको बराबर टाइम देंगे और उसके अनुरूप सीक्वेंशियल वो चलता रहेगा। और इस तरह से सबसे अच्छा प्रोसेस हम मानते हैं। कुछ खास केस में तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ही प्रीफर किया जाता है जिसमें सबको बराबर का मौका हम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का मतलब है कि ये जो हमने क्यू बना रखा है, जरा गौर से देखेंगे कि हमारे पास तो प्रोसेस बहुत सारे हैं।
प्रोसेस P0 P1 टू Pn प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हम इस बात को मल्टी लेवल क्यों बनाते हैं? कहने का सीधा मतलब है कि कुछ फोरग्राउंड प्रोसेस होंगे, कुछ बैच प्रोसेस होंगे, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस है, कहने का सीधा मतलब है कि अलग अलग क्यू हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, और हर प्रोसेस को उसके कैटेगरी के हिसाब से इनकी प्रायोरिटी फिक्स कर दी जाती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो हम किस कैटेगरी के प्रोसेस की बात करते हैं उसके हिसाब से इनको हम एडजस्ट करते हैं। मल्टी लेवल क्यू कहने का मतलब है कि हम अलग अलग क्यू बना दें अकॉर्डिंग टू लेवल, जैसा रिक्वायरमेंट होगा सीपीयू का उसके हिसाब से हम क्यू बनाते हैं, और इस क्यू के आधार पर इनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी, और प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम प्रोसेस अलॉट करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे प्रोसेस में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, आजकल तो मल्टीटास्किंग की बात हम करते ही हैं। हम ये मान के चलते हैं कम से कम 200 250 300 प्रोसेस एट ए टाइम रन कर रहे होते हैं। तो उनकी कैटेगरी अगर बना ली जाए, किसकी क्या प्रायोरिटी है, किसका ऑपरेशन में ज़्यादा महत्व है, उसके आधार पर उनकी प्रायोरिटी हम फिक्स कर लेते हैं और उनको मल्टी लेवल में डिवाइड कर देते हैं, और लेवल वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से उनको हम ऑर्डर डिसाइड करके सीपीयू टाइम अलॉट करेंगे, ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल प्रोग्रेस में कोई दिक्कत ना हो, सारे प्रोसेस अपने टाइम बॉन्ड हिसाब से काम करें और कोई काम डिले भी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है। अब मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बाद हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की बात करते हैं। फीडबैक क्यू का मतलब क्या है? तो यही मल्टी लेवल क्यू यहाँ भी है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। ये फीडबैक क्यू का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके विषय में बार बार फीडबैक लेते रहते हैं। कुछ अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, बैच प्रोसेस में ही है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो ये बैच प्रोसेसिंग में प्रोसेसर P1 है, इसकी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इनसे हम फीडबैक लेते रहते हैं। कई बार ज़रूरत होगी तो इनको हम इसके ऊपर जो फोरग्राउंड प्रोसेसर है उसमें शिफ्ट कर देते हैं, मतलब उनके लेबल को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत देर तक उनको टाइम ही रेस्पॉन्स टाइम नहीं मिला है, बहुत लो रेस्पॉन्स टाइम है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बहुत अगर लो रेस्पॉन्स टाइम हो जाए तो फिर हम उनको क्या करें, तो वैसी जब ज़रूरत होगी तो उनके प्रायोरिटी लेवल को हम चेंज कर देते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो Pn है या Pn-1 है, इसको बहुत देर तक हमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है और ये बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो एक निश्चित टाइम इंटरवल में तो हमको रेस्पॉन्स करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्रोसेस आइडल हो जाएगा। वो मान के चलेगा कि हमको तो प्रोसेस मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके फीडबैक के आधार पर फीडबैक क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं। उस क्राइटेरिया पर अगर वो खराब करता है तो उस क्राइटेरिया के आधार पर उनके फीडबैक लेवल को हम चेंज कर देते हैं, ताकि वो आसानी से प्रोसेस में जा सके, सीपीयू का यूज कर सके और हमारे प्रोसेस को ठीक तरह से मैनेज किया जा सके। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास अलग अलग 6-7 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से किसी भी शेड्यूलर का इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोसेस के मैनेजमेंट के लिए। अब ये डिपेंड करेगा, कई बार हम 2 से अधिक प्रोसेस मैनेजमेंट शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से टास्क मैनेजर, ये तो टास्क मैनेजर है। और टास्क या प्रोसेस मैनेजर जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस या हमारे कंप्यूटर के डिज़ाइन पर भी डिपेंड करता है कि हमको प्रोसेस को कैसे डील करना है। अगर बहुत हाई स्पीड प्रोसेस है, रन टाइम मोड में काम करना है, तो वहाँ प्रोसेसिंग का क्राइटेरिया अलग होगा। राउंड रॉबिन क्राइटेरिया सामान्यतः हम इस्तेमाल करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, सबको बराबर बराबर मौका दिया, सब लोग आइए काम कीजिए जाइए। लेकिन जहाँ अर्जेंट वाली स्थिति है
जहाँ इमरजेंसी कंडीशन है वहाँ पर इससे हमारा काम नहीं चलेगा, वहाँ पर हम प्रायोरिटी को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा काम जल्दी करना है, किसकी प्रायोरिटी हाई है, जो प्रायोरिटी हाइयर होगा उसको ज़्यादा करेंगे। मल्टी लेवल फीडबैक के आधार पर हम काम करेंगे। और कोई भी शेड्यूलिंग बनाने के लिए हमें वही 5 क्राइटेरिया जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। सबसे पहले हम CPU का यूटिलाइजेशन का बात करेंगे, वो इम्प्रूव होना चाहिए। थ्रूपुट इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब पर यूनिट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम सर्विस दे पाएँ ताकि हमारे परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। टर्न अराउंड टाइम की बात है, वेटिंग टाइम की बात है, रिस्पांस टाइम की बात है। अब इसमें टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम या रिस्पांस टाइम किसी एक प्रोसेस की बात हम नहीं करते, हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज जितना हम कम रखेंगे उतना ही हमारा शेड्यूलर इम्प्रूव्ड होगा, उतना ही अच्छा शेड्यूलर माना जाएगा। और जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर डिस्कशन किया है। कल कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेके आएंगे, और एग्ज़ाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये जो शेड्यूलर है इनके शेड्यूलर का ये टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम या रेस्पॉन्स टाइम का क्या असर होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर शेड्यूलर है, और उसी के आधार पर फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम हमेशा ही CPU के यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं, थ्रूपुट को बढ़ाएं, टर्न अराउंड टाइम हो, वेटिंग टाइम हो, रेस्पॉन्स टाइम हो, उसको मिनिमम से मिनिमम रखा जाए। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिस पर हमको ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।